भारत में इतना बड़ा हमला होने वाला था जो 15 अगस्त पे जगह-जगह पे विस्फोट होने वाले थे और उसको कैसे रोककर 200 लोगों को अलग-अलग शहरों से गिरफ्तार किया। जो लोग सोच रहे थे अमित शाह कुछ नहीं कर रहे, मोदी कुछ नहीं कर रहे, वो संसद भवन में क्यों नहीं आ रहे, वो सारी प्लानिंग वहां पे क्या चल रही थी, देश को कैसे बचाया गया है। लाल किले पर भी हमला हुआ था, उसके बाद आपने देखा था डॉक्टरों को भी पकड़ा गया था जो प्रसाद में जहर मिला के खिलाने की कोशिश कर रहे थे और लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था, बंदूकें बरामद की गई थी उसके आधार पर। लेकिन अब इतना बड़ा कांड हुआ है, उसको रोकने के लिए कैसे हमारी सशस्त्र बलों ने, कैसे इंटेलिजेंस ने काम किया है, वो आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनके सूद सर, एक्स रॉ ऑफिसर। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, 12 अगस्त को जगह-जगह से अलग-अलग शहरों से गिरफ्तारियां की गई हैं। तो क्या जो अमित शाह जी नहीं आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे सकते इसलिए नहीं आ रहे, या अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग चल रही थी? और ये किस गैंग के मेंबर थे? 200 से ज्यादा कैसे इनपुट मिला और कैसे इनकी गिरफ्तारियां हुई? देखिए, पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग के आदमी थे, इसको आईएसआई ऑपरेट करती है। जब मॉनसून का सेशन चल रहा था लोकसभा के अंदर, तो राहुल गांधी शोर मचा रहे थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर शोर मचा रहे थे कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे, पीएम मोदी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट के अंदर। और इन्होंने वहां पे पूरा हड़कंप मचा रखा था। पार्लियामेंट को इन्होंने एक अखाड़ा बना रखा था जहां पे नारे लग रहे थे और जंतर मंतर की तरह वहां पे गंदगी मचा रखी थी उन्होंने। तो उस टाइम पे अमित शाह और मोदी देश की रक्षा करने के लिए लगे हुए थे। वो रेगुलरली वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन होल्ड कर रहे थे, लेकिन अमित शाह उस टाइम पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, देश को कैसे बचाया जाए, देश की रक्षा कैसे की जाए, उसी पे काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे एक बड़ा गैंग पकड़ा इन्होंने। 14 स्टेट के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी पुलिस ने रेड की और अमित शाह बैठ करके एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन ले रहे थे और 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 253 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 200 को अरेस्ट कर लिया। और ये एक कोऑर्डिनेटेड टाइप की प्लान थी जो पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से चल रही थी और शहजाद भट्टी जो आईएसआई का मेंबर है और पाकिस्तान में बैठा है, वो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन इशू ये आता है कि पाकिस्तान बार बार ऐसे अटैक क्यों करता है, बार बार क्यों बाज नहीं आता? क्योंकि इनकी मेंटालिटी उस टाइप की है। जब हमारे इन्वेडर्स आते थे, बाहर से अटैक करते थे हमारी कंट्री के अंदर, चाहे सोमनाथ मंदिर पे अटैक करना, चाहे कोई हो, चाहे जितने भी लोग आते थे, उनका एजेंडा होता था देश को लूटना, देश को बर्बाद करना। और जब आते थे तो हम उनको हरा करके वापस भेज देते थे। लेकिन हमने कभी उनके पीछा नहीं किया। अगर हमने उनको 13-13 बार माफ कर दिया, 14वीं बार आकर के वो देश को बर्बाद करके चले गए, फिर यहाँ पे आ गए। इसी तरह से यहाँ पे आपके जो बाकी मुस्लिम इन्वेडर आ गए और इंडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हाँ, यहाँ पे 25% पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर दिया, 75% बन गए क्योंकि कुछ राजा हमारे यहाँ पे लड़ रहे थे। ये रीज़न इसलिए था कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो रूलर थे, वो इकट्ठे नहीं हुए। आज हमारे देश में वही हाल चल रहा है। अपोजिशन हमारी एक एजेंडा लेके चल रही है कि देश को कैसे बर्बाद किया जाए और पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे कॉस ले आए देश के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो बैठी है मोदी और शाह की, वो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ी बात की कि दिसंबर के अंदर अटैक हुआ था, 2025 में अटैक हुआ था लाल किला पे और उस टाइम पे भी 11 लोग मर की डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे काम किया और उसी टाइम पे कुछ लोगों की जान भी बचाई। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने 1948 में अटैक किया, हमने पाकिस्तान को ज़मीन भी दे दी, सब कुछ दे दिया, नदियाँ भी दे दी, सब कुछ देने के बाद पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया 1948 में। और हम जब जीतने वाले थे तो नेहरू ने रोक दिया और नेहरू चले गए यूएन के अंदर, यानी कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में फिर अटैक कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर। और जब पाकिस्तान जब हार गया तो पाकिस्तान चला गया रशिया के पास कि हमारी दोस्ती करा दो, दोस्ती हो गई, सारे एग्रीमेंट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर 1971 में अटैक कर दिया। उसके बाद हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हमने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर वापस कर दिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा हमसे बात कर लो, कहते जी हम अभी वापस जाते हैं तो आपसे बात करते हैं, बात उन्होंने की नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद इंडिया के अंदर मिलिटेंट अटैक करते रहे, यहाँ पे एक्टिविटीज चलती रही, बॉर्डर में भी परेशान करते रहे और हमने उनको एक हिसाब से उनका जवाब नहीं दिया। ये हमारी बहुत सी गलतियां जो हिस्ट्री ने के अंदर की हैं, वो आज भी रिपीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मिलिटेंट अटैक होते रहे, पूरे इंडिया में अटैक होते रहे, कश्मीर में अटैक होते रहे। लेकिन हमने उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि डर के बैठ के कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। फिर जब पीएम मोदी पावर में है तो उन्होंने भी पाकिस्तान से दोस्ती करने की बात की। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे पे फिर भी अटैक कर दिया। उससे पहले पाकिस्तान ने हमारे पे कारगिल अटैक किया था, तब भी पाकिस्तान के 5-3,000 सोल्जर मार दिए थे, लेकिन हमने पाकिस्तान को वहीं पे छोड़ दिया। यानी कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि गलती को फिर रिपीट किया।
फिर पाकिस्तान, जब पीएम मोदी पाकिस्तान गए तो उन्होंने उसके बाद पठानकोट पे अटैक कर दिया। पीएम मोदी ने कहा बातचीत कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएँगे, लेकिन पाकिस्तान फिर नहीं सुधरा, पाकिस्तान ने और अटैक कर दिया। फिर हमने एक छोटी-सी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सोचा कि अब पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान फिर नहीं सुधरा। उसने पुलवामा अटैक कर दिया। पुलवामा अटैक किया तो हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान के मिलिटेंट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, 300 उनके मिलिटेंट को मार दिया। हमने कहा अब सुधर जाएगा, पाकिस्तान फिर नहीं सुधरा। उसके बाद पाकिस्तान ने तो पहलगाम में अटैक कर दिया, हमारे 26 इंडियंस को मार दिया और हमने कहा पाकिस्तान सुधर जाएगा। लेकिन हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके 9 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, 2 उनके मिलिट्री कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन पाकिस्तान फिर बाज नहीं आया। फिर पाकिस्तान ने फिर भी हमारे जो लाल किले पे उनके मिलिटेंट ने अटैक किया और यहाँ पे कोशिश की कि बहुत से जगह पे अटैक किया जाए, लेकिन उसके बाद हमने फिर भी पाकिस्तान को माफ कर दिया, फिर उस वजह से ऑपरेशन सिंदूर लेके बैठे, लेकिन किया कुछ नहीं। अब पाकिस्तान ने 15 अगस्त को हमारे पे अटैक करने की प्लानिंग कर दी, 200 मिलिटेंट पकड़ लिए और अब भी हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ देंगे, पाकिस्तान बाज आ जाएगा, पाकिस्तान बाज जाएगा। यानी कि सिचुएशन ये आ चुकी है कि पाकिस्तान म्यू के जब तक छोड़ेंगे, पाकिस्तान करता रहेगा कुछ ना कुछ। तो हम सोचते रहे कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान सुधरा नहीं, आज सुधरेगा। बीच में आपने केस सुना होगा ज्योति मल्होत्रा का, वो भी पाकिस्तान काम कर रहा था। फिर एक और केस आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो दिल्ली कैंट के अंदर एक कैमरास लगा रहे थे, पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे थे। यानी कि पाकिस्तान का एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुस्तान के अंदर मिलिटेंसी लाओ, और वो पाकिस्तान आज कर रहा है। और हम उनके मिलिटेंट को पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, जेल में डाल देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि अब टाइम आ चुका है पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल एक्शन लेने का। पाकिस्तान अच्छा के सूद अंदर सर, वहां देखिए, हाँ, ये फाइनल एक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन आपने बताया 200 लोग पकड़े गए। ये 200 लोग उस गैंग के लिए काम कर रहे थे? ये लोग इंडियन थे या लोग वहां से आए हुए थे? ये लोग कौन थे? ये लोग ये सारे के सारे इंडियंस हैं जो इंडिया के अंदर बैठे थे स्लीपिंग सेल थे इनके। और देखिए, इसमें से उत्तर प्रदेश से पकड़े हैं 62 आदमी, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटका, गुजरात और बाकी जगह से पकड़े हैं 2-2, 3-3 लोग पकड़े हैं। तो सारे के सारे इंडियंस थे, वहां से बैठ के काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने उससे पहले मिलिटेंट भेजे थे इंडिया के अंदर, जो पंजाब के अंदर पकड़े गए थे। 9 मिलिटेंट को पकड़ा था और वहां के जो हमारे डीजीपी हैं अमृतसर के, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट भी कर दी। लेकिन केजरीवाल ने डीजीपी को कहा, आप माफी मांगो, आपने इस चीज को, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद केजरीवाल ने उन जो डीजीपी है उनको तो ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद की कोई खबर नहीं है। क्योंकि ये जो दुश्मन है, ये बाहर वाले नहीं है, ये दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं। क्या केजरीवाल, जो राहुल गांधी, क्योंकि देश के अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। और ये जो 9 पाकिस्तानी आए थे, उनका पर्पस था कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होंगे, वहां पे पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, बाकी इंसिडेंट की जाएगी, ताकि यहाँ पे हवा खराब हो और यहाँ पे राइटिंग हो जाए, और राइटिंग करके सारे के सारे सारा ब्लेम दे दिया है पीएम मोदी के ऊपर, और देश के अंदर जनता भड़क के पीएम मोदी के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दे, या उनको कहे आपकी गवर्नमेंट फेल होगी। और यही काम कर रहा है राहुल गांधी, यही काम कर रहा है आज केजरीवाल। लेकिन आप ये सारे के सारे पाकिस्तान से मिले। देखिए, जब रेडर्स आते थे, उनको कौन सपोर्ट करता था? उनको तो जयचंद जैसे लोग सपोर्ट करते थे ना। आज जयचंद तो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे केजरीवाल लगा लो, चाहे राहुल गांधी लगा लो, यही तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किले का दरवाजा तो अंदर से ही खुलता था। बिल्कुल। तो ये चल रहा है आजकल। तो देखिए, अच्छा। गवर्नमेंट काम कर रही है अपना, लेकिन यहाँ जो अपोजिशन की पार्टी है, वो पाकिस्तान के आईएसआई से मिलकर काम कर रही है। जब देश एक कहता है चीज कि और है ना सूद सर, ये 200 लोग पकड़े गए हैं और कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 7, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से उनको पता चला एकदम से पकड़ लिया। तो ऑब्वियसली उन पे नजर बनाए रखी होगी आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और बाकी एजेंसियों ने। तो ये तो मुझे लग रहा है लंबा ऑपरेशन होगा, कम से कम महीने 2 महीने से इन पे नजर रखी जा रही होगी, पता लगाने की कोशिश की गई होगी ये कब करेंगे और ऐसे मौके पे पकड़ा है। नहीं तो अगर एक जगह से 10-12 को पकड़ा है तो समझ में आता है, पता चला और पकड़ लिया। ये पूरे भारत में ऑपरेशन हुआ है, तो इसका मतलब तो हमारी एजेंसी अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि केजरीवाल, राहुल गांधी हमारी एजेंसियों पे बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन ये तो हमारी एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया इस हिसाब से। तो देखिए, इसमें देखो, एक बात है कि आज एजेंसियां 2 दिन से काम नहीं कर रही है, 2 महीने से काम नहीं कर रही, इनका रेगुलर काम चल रहा है। ये रेगुलर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, सिर्फ मौके के इंतजार कर रहे थे, कब मौका मिले, कब फाइनल ऑर्डर मिले तो उसके ऊपर काम कर दे। एजेंसीज ने बहुत महीनों से काम करके रखा था। संदीप, ये जो एजेंसियां होती हैं, जैसे हम बैठे होते हैं एजेंसी के अंदर, तो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, लेकिन उसको तभी आउट करते हैं जब मौका पड़ता है। यानी कि पता चल गया कि ये स्लीपिंग सेल है, लेकिन स्लीपर सेल पड़ा हुआ,
लेकिन उसको वेट करते हैं कि कब उसको फाइनल ऑर्डर मिलेगा। जब फाइनल ऑर्डर मिलता है तो हम उस पे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट की परमिशन से एक्शन लेते हैं। जो गवर्नमेंट ने बड़ा ऑपरेशन किया है, इसका आप सोचिए कि इसके अंदर कितना काम किया होगा, कितने आईबी के लोग लगे होंगे, कितने रॉ के लोग लगे होंगे, कितने हमारे एनटीआरओ के लोग लगे होंगे, सबने मिलकर के साम इकट्ठा काम करके ये काम किया। और देखिए, जब इंसिडेंट हुई तो उस टाइम पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, उससे पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर आईबी के चीफ को बुलाया था, एनटीआरओ के चीफ को बुलाया था, साथ में रॉ के चीफ को बुलाया था, साथ में दिल्ली के पुलिस के कमिश्नर को बुलाया था। सबसे मिलकर के बात की, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, कोलेट किया, उसके बाद एक्शन लेना शुरू किया। और जब सारा एक्शन लिया जा रहा था तो उस टाइम पे शाह एक कमरे में बैठ करके सारी की सारी मॉनिटरिंग कर रहे थे, सबको वहां ऑर्डर दे रहे थे कि आप यहाँ क्या करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी स्टेट से तो स्टेट के होम मिनिस्टर से बात करते थे, सीएम से बात करते थे, और ताकि कोई यहाँ पे ऑपरेशन स्मूथली चले, काम से चले। लेकिन राहुल गांधी बैठ करके यहाँ पार्लियामेंट के अंदर एक जंतर मंतर बना रखा था, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। एक कोऑर्डिनेटेड प्लान है। आपको एक और बात बता दूं, जब 1993 का ब्लास्ट हुआ था मुंबई के अंदर, तो उस टाइम पे रॉ को टोटली डिसमेंटल कर दिया था गल्फ कंट्रीज के अंदर। यानी कि जो रॉ के स्टेशन थे गल्फ के अंदर, उनको शिफ्ट कर दिया था, रॉ के हट्स को शिफ्ट कर दिया था। और उसी टाइम पे आप देखिए अंसारी भी वहां बैठा था तेहरान के अंदर, जब मैं बैठा था, जब सारी इंसिडेंट हुई थी। तो ये एक्चुअली क्या है कि हमारी अपोजिशन मिलकर के सारा काम करते हैं। जब इसकी एक कमीशन की बिठाई गई, एन वोरा कमीशन बिठाई उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने, तो उन्होंने कहा यहाँ पे पुलिस मिली हुई है, यहाँ पे पॉलिटिशियन मिले हुए हैं और यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लोग मिले। तो ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन साथ में उन्हें एक लिस्ट दे दी कि कौन कौन से लोग पॉलिटिकल पार्टीज के मिले हुए हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने फोन किया उस टाइम पे नरसिम्हा राव की, आप लिस्ट को बाहर निकाल दो, लिस्ट मत रिलीज करो। तो लिस्ट को छुपा लिया गया, क्योंकि उस टाइम पे महाराष्ट्र की तो गवर्नमेंट किसकी थी, गवर्नमेंट थी पर शरद पवार। वो क्यों छुपाएगी लिस्ट को? वैसे उसने क्यों छुपाया होगा? वो क्या सोनिया गांधी का भी नाम था उसमें? नाम की बात नहीं है, आपकी लॉयल्टी किसके साथ है? आपकी लॉयल्टी देश के साथ है ही नहीं। बहुत से इंसिडेंट है, बहुत से लोग आज आवाज उठा रहे हैं सोनिया गांधी के ऊपर। देखिए, सोनिया गांधी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी जब नरसिम्हा राव पावर में थे। जब यहाँ पे मनमोहन सिंह थे तो भी सोनिया गांधी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी, मनमोहन सिंह की नहीं चलती थी वहां पे। मैं आपको बहुत से इंसिडेंट दे सकता हूँ जो सोनिया गांधी कर रही थी। यानी कि सोनिया गांधी ने जो सिखाया वही राहुल गांधी सीखा है, देश से नफरत करना। सोनिया गांधी की शादी कब हुई थी? 1968 में। सोनिया गांधी कितनी पढ़ी हुई है? एक तो ये तो कहते किसी उसमें काम किया करती थी, एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी, या खाना खिलाया करती थी, या डांसर डूंसर थी, इसी टाइप की बात करते हैं। तो सोनिया गांधी ने कहा, क्या कहा कि मेरे को आपके इसरो के ऑफिस में जाना है, और उसके बाद 12 दिन के बाद इसरो के ऑफिस में चलेगी। वहां पे इसरो के ऑफिस में उसके बाद वहां पे लोग बनने शुरू हो गए। तो ये लोग जो, देखिए राहुल गांधी क्या करना चाहता था, राहुल गांधी क्या बिजनेस कर रहे हैं? राहुल गांधी जाकर के फॉरेन के अंदर डीप स्टेट के लोगों से मिलता है। क्या करने जाता है बाकी जगह के अंदर? यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर सेशन हो रहा है, राहुल गांधी घूम रहे हैं। जब देखा कि यहाँ पे जनता मत पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो आकर के लेट गए, ताकि देश को बदनाम किया जाए, देश को बर्बाद किया जाए। यही काम कर रहा आपका केजरीवाल। तभी तो पीएम मोदी ने कहा दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल जिनको कहा, जिस चीज को जब कहा दिमागी नक्सल, तो कौन कौन खड़े हो गए? केजरीवाल। कौन खड़ा हो गया? राहुल गांधी। चिदम्बरम। कौन खड़ा हो गया? चिदम्बरम। कौन खड़ा हो गया? आपका राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई की वाइफ खड़ी हो गई, और बहुत से और लोग खड़े हो गए जो दिमागी नक्सल है, जो देश को, नक्सल कौन है? जो देश को नफरत करते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी तो और भी नक्सल आएंगे, क्योंकि नक्सलाइटिज्म तो खत्म हो गया। नक्सलिज्म तो आपके अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे, उन्होंने खत्म कर दिया। 7 अगस्त 2026 को बस्तर के अंदर वहां पे एक रैंप के ऊपर जो एक्स नक्सल लड़कियां थी वहां पे डांस करने लग गई, बिजनेस वो बात करने लगी, वहां पे एक शो हो गया, यानी कि ब्यूटी का शो हो गया। और ये लोग जो नक्सल थे आज चेंज हो गए, लेकिन वहां तो नक्सल खत्म हो गया, लेकिन आज दिमागी नक्सल पड़ा हुआ है। या आप सोचिए कि आपका जो खान मार्केट गैंग है वो पड़ा हुआ है। बहुत से लोग जो यहाँ पे देश के, देखिए एक राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना एक दिमागी नक्सल है। देश को क्रिटिसाइज नहीं करते आप, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे आप, वो देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हो। जब 2020 में यहाँ पे लाल किले पे अटैक हुआ था, जब यहाँ पे किसानों के नाम पे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, तो एक का ट्रक पलट गया था। जो राजदीप ने कहा गोली चल गई, तो राजदीप से गोली चल दी, क्योंकि उस टाइम पे टूल किट थी बनी हुई थी कि आप गोली चलाएगी गवर्नमेंट, गोली चलाएगी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर शोर मच जाएगा। आपके फॉरेन मीडिया के अंदर शोर मच जाएगा। बीबीसी, आपका वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ पे तो सारी फोटो छप गई थी, यहाँ पे तो ट्रक पलट गया, यहाँ पे तो गोली चल गई, लेकिन गोली नहीं चली, तो इसलिए इनका जो एजेंडा फेल हो गया। तो ये इनको अर्बन नक्सल ना गए तो क्या गए। बट एक चीज और है ना सर, अब ये तो ठीक है, ये अंदरूनी लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये भाटी गैंग पकड़े गए हैं, 200 लोग पकड़े गए, इनके साथ काम कर रहे हैं,
इसकी रोकथाम तो नहीं हो सकती? कुछ लोग कहेंगे कि भई इसको कैसे रोका जाए, ये तो वहाँ से इन लोगों को ट्रेन करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ क्या कोई फाइनल एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि अब तो उन्होंने क्वाड भी बना लिया उस तरफ अपने 2, 3, 4 देशों का मुस्लिम संगठन बना रहे हैं वो लोग। देखिए, क्वाड पैड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अंदर आप आग लगी हुई है। जब हूथीस अटैक कर रहे हैं सऊदी के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान चला गया? क्या वहां पे टर्की चला गया? कोई नहीं गया। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो क्या सऊदी पाकिस्तान के साथ आ गया था? सऊदी के पास आर्मी नहीं भेजने के लिए। एक्चुअली क्वाड अलग पर्पस के लिए बना हुआ है। क्वाड बना ईरान के खिलाफ, बल्कि ओपन बोल कोई नहीं रहा, और ईरान ने इनकी बैंड बजा रखी है। देखिए, क्वाड जो बनाया, ये इस्लामिक मैटर बनाया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि हमें इस टाइम पे एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि इस टाइम आ चुका ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का टाइम आ चुका है, और ये होगा फाइनल वार पाकिस्तान के साथ। जैसे मैंने पहले बात की है कि पाकिस्तान को जब जब भी एक बात होती है, दोबारा अटैक करता है, एक बार हारता है तो फिर अटैक करता है, दूसरी बार हारता है 2 अटैक करता है, फिर मिलिटेंट अटैक करता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल एक्शन मुझे लगता है कि होने वाला है। एक्शन की इस टाइम पे टाइम आ चुका है, और ऑपरेशन पार्ट 2 होगा, और इसके अंदर ये एक्शन होगा स्विफ्ट। इससे पहले कि कोई जागे, या पाकिस्तान जागे, या सऊदी जागे, या टर्की जागे, चाहे चाइना जागे, अमेरिका जागे, तो उससे पहले पाकिस्तान का द एंड हो जाएगा। इस बात को लिख के लीजिएगा। ये बात फाइनल है, यानी कि फाइनल टाइम पे आ चुका है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का इस टाइम पे वर्ड से, नक्शे से नाम हटना जरूरी है। अगर पाकिस्तान नक्शे से नहीं हटेगा तो इंडिया खत्म हो जाएगा। जैसे हम पहले गुलाम बने थे, आज खत्म हो जाएंगे अगर हम पाकिस्तान को इस टाइम पे रोकेंगे नहीं, या पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं करेंगे, या पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। यानी कि द फाइनल द एंड, वो टाइम आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का टाइम आ चुका है पाकिस्तान को खत्म करने का। और आपको एक गारंटी से बात कहता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, वो कुछ घंटों का वार होगा, और उसके बाद पाकिस्तान दोबारा से उठेगा नहीं। पाकिस्तान में वैसे बलोचियों ने शोर मचा रखा है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है, 42% लैंड उनके कब्जे में है। पीओके के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। वहां पे इनका एक MI17 हेलीकॉप्टर गिरा दिया, जिसके अंदर किस पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स है। दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में बंद कर रखा है। चौथी तरफ जो इमरान खान के लोग हैं, उन्होंने शोर मचा रखा है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, उसने कहा इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। यानी कि अब पाकिस्तान का बैंड बजने का टाइम आ चुका है, मुनीर का बैंड बजने का टाइम आ चुका है, और साथ में शहबाज शरीफ का। ना चाइना कुछ कर पाएगा, ना टर्की कर पाएगा, ना आपका सऊदी कर पाएगा, ना आपका ट्रंप कर पाएगा। और ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान को खत्म करने का। अगर आज पाकिस्तान बच गया तो हिंदुस्तान खत्म है। ये बात को गांठ मार के रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आशा यही करेंगे कि हमारी एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं वो ऐसे ही काम करते रहें, और देश के लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह जी और पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोगों से पूछना चाहेंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं, कि आप लोगों का क्या सोचना है, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।